जब मोदी मेट ट्रम्प तो यही हुआ है कि लेट्स मेक इंडिया ग्रेट अगेन। लंच टाइम में सबसे पहले बात इसी तस्वीर की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की शुरुआत करते हैं। अमेरिका का ये 2 दिवसीय दौरा पूरा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से तो रवाना हो चुके हैं, लेकिन रवानगी से पहले प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में जिस तरह से भव्य स्वागत हुआ, जिस गर्मजोशी से अमेरिकी राष्ट्रपति मोदी से मिले, जिस तरह के अहम समझौते दोनों के बीच हुए, उससे कहा जा सकता है कि पीएम मोदी का अमेरिका दौरा काफी सफल और यादगार रहा। साथ ही दोनों मुल्कों के बीच में दोस्ती के नए अध्याय की शुरुआत हुई है। दोनों नेताओं ने रक्षा और व्यापार समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। भारत अमेरिका के संबंधों को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया। ट्रंप ने टैरिफ मामले पे मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें एक टफ नेगोशिएटर बताया और यह भी कहा कि इज अ बेटर नेगोशिएटर दैन मी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताया, कहा कि वो अच्छा काम लगातार कर रहे हैं। तो भारत और अमेरिका संबंधों में एक नई ताजगी देखने को मिली है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान ट्रेड से लेकर टैरिफ और टूरिज्म, युद्ध और पर्सनल केमिस्ट्री तक पर चर्चा हुई। चलिए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से क्या क्या गुड न्यूज लेकर आए हैं। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात में दोनों के बीच भारत को F-35 फाइटर जेट देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही भारत इस साल अमेरिका से अरबों डॉलर के सैन्य उपकरण खरीदेगा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस साल से हम भारत को अरबों डॉलर के सैन्य उपकरण बेचने जा रहे हैं। देखिए, ये तो 2 बातें हुई। अब तीसरी बात यह है कि 2008 में आपको याद होगा मुंबई हमले, आतंकी तहव्वुर राणा को भारत भेजने की बात कही गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि 26/11 मुंबई हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि भारत अमेरिका आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अब साथ में मिलकर काम करेंगे। तो वहीं अमेरिका और भारत के कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई गई है। इनमें एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाया जाएगा। देखिए, एनर्जी सेक्टर की बात कर रहे हैं तो दोनों देशों के बीच में एक बड़ा समझौता हुआ है, जिससे अमेरिका भारत को तेल और गैस का प्रमुख आपूर्तिकर्ता इसके साथ ही बन जाएगा। तो भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दोगुने से अधिक बढ़ाकर 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में स्मॉल मॉड्यूलर के लिए सहयोग को लेकर भी सहमति बनी है। एक और चीज है वो ये कि इंडिया और अमेरिका AI, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी और क्वांटम में मिलकर साथ में काम करते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से एक गुड न्यूज जो है वो रक्षा क्षेत्र को भी मिली है। इस मुलाकात के ठीक बाद अमेरिका अपना अत्याधुनिक फाइटर जेट F-35 भारत को देने के लिए तैयार है। ये वो आधुनिक जेट है जिसकी गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर 5th जनरेशन जेट्स में की जाती है। ये मुलाकात हिंदुस्तान की सैन्य ताकत के लिए सौगात है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी चर्चा के बाद ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 देगा। Increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. F-35 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है। सिंगल इंजन वाले इस सुपरसोनिक विमान का निर्माण अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने किया है। ये एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये अत्याधुनिक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। दुश्मन के मॉडर्न रेडार भी इसे पकड़ नहीं सकते। इसकी रफ्तार 1900 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार में ये 2800 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें मिसाइल्स के लिए 12 हार्ड पॉइंट हैं। इनमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लग सकती हैं। ये 70,000 किलो वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। रक्षा के क्षेत्र में भारत और अमेरिका बरसों से एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। अमेरिका के कई ताकतवर विमान तो आज भी भारतीय वायुसेना में अपना योगदान दे रहे हैं। C-130J सुपर हर्क्यूलिस, C-17 ग्लोब मास्टर, P-8I सर्विलांस विमानों के साथ साथ चिनूक, सीहॉक
और अपाची जैसे हेलीकॉप्टर भी भारत अमेरिका से खरीद चुका है। अब अगर F-35 फाइटर जेट भी वायुसेना में शामिल हो जाता है तो इससे वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि 5th जनरेशन के इस फाइटर जेट को आसमान के युद्ध में महारत हासिल है। इसे हवाई युद्ध में दुश्मन पर हावी होने के लिए डिजाइन किया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में सक्षम विमान है। इंटेलिजेंस और सर्विलांस में भी इसे महारत हासिल है और ये वर्टिकल टेक ऑफ भी कर सकता है। यही वो खूबियां हैं जो F-35 फाइटर जेट को युद्ध के आसमान का ऑलराउंडर बना देती हैं। इस फाइटर जेट की मदद से भारत भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को पहले से तैयार रखने में सक्षम हो जाएगा और देश के दुश्मन हिंदुस्तान की सीमा की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अमेरिका में व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य तरीके से स्वागत किया। दोनों नेताओं की इस मुलाकात में गर्मजोशी साफ दिखाई दी और इस मुलाकात में दोनों ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की और भारत अमेरिका के संबंधों को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया। We missed you. We missed you a lot. हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है और ये 11 की तकती वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। वॉशिंगटन डीसी के सर्द मौसम में गजब की गर्मजोशी थी। व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया का जमावड़ा था। हर निगाह एंट्रेंस गेट पर लगी थी क्योंकि दुनिया के 2 ताकतवर देशों के नुमाइंदों की मुलाकात जो होने वाली थी। आखिरकार वो पल आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। ग्रे रंग का कोट पहने प्रधानमंत्री मोदी जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो उनका ऐसे भव्य स्वागत हुआ। पूरी गर्मजोशी के साथ ट्रंप ने मोदी का स्वागत अभिवादन किया। दोनों नेताओं ने पहले हाथ मिलाया, फिर गले मिले। ये तस्वीरें भारत अमेरिका रिश्तों की गर्माहट को साफ जाहिर करती हैं। यहाँ भी ट्रंप ने पीएम मोदी को एक बार फिर से दोस्त कहकर बुलाया। It's really an honor to see you, and you have been my friend for a long time, and congratulations on having done a great job. Thank you. ट्रंप के फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये उनसे पहली मुलाकात थी। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोस्त को हृदय से जीत की बधाई दी और कहा कि भारत अमेरिका का साथ आना 1 और 1 2 नहीं 11 होता है। हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है और ये 11 की तकती वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। दोनों नेताओं के बीच जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ी, दोस्ती के पुराने किस्से भी ताजा हो गए। और मेरे लिए खुशी की बात है कि आते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक मित्र की तरह मुझे पुराने अहमदाबाद के स्टेडियम की याद दिलाई। ये बात सही है कि ह्यूस्टन में हाउडी मोदी और गुजरात में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप, वो दो एक ऐसी बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम रहे जिसकी गूंज आज भी भारत के हर कोने में सुनाई दे रही है। जाहिर है इस मुलाकात में भी मोदी ट्रंप की वही पुरानी केमिस्ट्री दिखी जिसका जिक्र दुनिया अक्सर करती रही है। बहरहाल गंभीर चर्चा के बीच कई बार हल्के फुल्के पल भी आए जब दोनों नेता मुस्कुराए और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते नजर आए। आखिर में दोनों नेताओं ने एक दूसरे का आभार जताया और भारत अमेरिका की दोस्ती को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का वादा किया। मैं राष्ट्रपति ट्रंप का, मेरे एक अच्छे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हम फिर से एक बार प्रगति की राह पर
नई ऊंचाइयों को छूने के लिए चल पड़ेंगे। He's doing a great job in India. Everybody talks about it. He's doing a really fantastic job. A great leader. Great leader. इस मौके को यादगार बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को एक किताब भी गिफ्ट की। इसका शीर्षक आवर जर्नी टुगेदर रखा गया है। दरअसल ये किताब मोदी ट्रंप की अब तक की केमिस्ट्री को दिखाती है। इसमें नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी समेत तमाम यादगार पलों को तस्वीरों के जरिए संजोया गया है। इसी बुक पर ट्रंप ने अपने हस्ताक्षर किए हैं और लिखा है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट। जाहिर है व्हाइट हाउस में मोदी ट्रंप की मुलाकात इस दोस्ती का नया अध्याय है जो भारत अमेरिका के रिश्तों को नई ऊंचाई तक ले जाएगा। वॉशिंगटन डीसी से गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाते हुए सहमत हुए और बड़ा कदम उठाया। अमेरिका 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर राजी हो गया है। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India. प्रधानमंत्री मोदी ने राणा के प्रत्यार्पण के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया और कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ साथ मिलकर लड़ेंगे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्रवाई करेंगी। देखिए, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ब्लेयर हाउस में अपनी फैमिली के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा कि अरबपति एलन के साथ बहुत अच्छी मीटिंग हुई और स्पेस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जैसे तमाम मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई। तो जाहिर सी बात है कि करीब 55 मिनट तक चली इस मुलाकात में कई गंभीर विषयों पर बातचीत हुई, लेकिन इस मीटिंग में आकर्षण का केंद्र रहे एलन मस्क के 3 बच्चे। ये तस्वीर बेहद खास है क्योंकि ये वो पल हैं जब वॉशिंगटन डीसी के ब्लेयर हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से टेस्ला के सीईओ एलन मस्क अपने परिवार के साथ मिलने पहुंचे। जाहिर है मुलाकात खास है, लिहाजा पूरी दुनिया की निगाहें इस मीटिंग पर थीं, लेकिन चर्चा का विषय बन गए एलन मस्क के 3 बच्चे एक्स, स्ट्राइडर और एज्योर। जो मस्क के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे थे। जब मोदी और मस्क गंभीर बातों में मशगूल थे, तीनों बच्चे अपनी मासूमियत से इस मुलाकात को और खास बना रहे थे। यूं तो मस्क का छोटा बेटा एक्स काफी चंचल है, लेकिन स्ट्राइडर और एज्योर के साथ वो मस्क और मोदी की बातचीत चुपचाप सुनता दिखाई दिया। मीटिंग के दौरान मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी को एक गिफ्ट भी दिया और अपने परिवार को मोदी से मिलवाते हुए नजर आए। मोदी से मस्क के बच्चों की मुलाकात की ये तस्वीरें आपका दिल जीत लेंगी। बेशक एक्स, स्ट्राइडर और एज्योर की मौजूदगी ने एलन मस्क और मोदी की इस मुलाकात को बेहद खास बना दिया। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी चर्चा में रहते हैं। एलन मस्क के 12 बच्चे हैं, उन्होंने 4 शादियां की हैं, 3 पत्नियों को वो तलाक दे चुके हैं और फिलहाल शिवोन जिलिस के साथ गृहस्थ जीवन में है, जो उनकी ब्रेन इम्प्लांट फर्म न्यूरालिंक में बतौर डायरेक्टर काम कर रही हैं। बहरहाल हाल ही में अपने काम के साथ ही एलन मस्क अपने परिवार को भी उतनी ही तवज्जो देते नजर आए। अब इस तस्वीर को ही देखिए, जब 11 फरवरी को व्हाइट हाउस में मस्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे थे। ये वो पल हैं जब एलन मस्क
ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पहुंचे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एलोन मस्क का छोटा बेटा XA-12 इस गंभीर चर्चा का मासूम गवाह बन रहा है। वो मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच खड़ा मस्ती करता दिखाई दे रहा है। मामले की गंभीरता से अनजान एक्स पिता से इशारों ही इशारों में फरमाइश करता है और मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ही मस्क उसे गोद में उठा लेते हैं। इस गंभीर बातचीत के दौरान भी एलोन मस्क अपने बच्चे को पूरी तवज्जो देते नजर आते हैं और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए एक्स को कंधे पर बिठा लेते हैं। जाहिर है एलोन मस्क के इस अंदाज की काफी तारीफ हो रही है, क्योंकि इस तस्वीर के जरिए मस्क संदेश देते नजर आ रहे हैं कि काम कितना भी संजीदा क्यों ना हो, बच्चे कभी बोझ नहीं हो सकते। माता पिता के समय पर उनका भी बराबर का हक है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स के इस रवैये ने पेरेंटिंग को लेकर नया नजरिया पेश किया है। एलोन मस्क पर भले ही बिजनेस, पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट की दुनिया की अहम जिम्मेदारियां हैं, लेकिन भविष्य तो कंधे पर बैठा नटखट XA-12 ही है। लिहाजा संजीदा काम के बीच भी उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मस्क की यही सोच और एक पिता होने के नाते अपने बच्चों के प्रति उनका ये जज्बा वाकई काबिले तारीफ है। वॉशिंगटन DC से गीता मोहन और रोहित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात महाकुंभ की कर लेते हैं। महाकुंभ में आज से एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। 14 फरवरी से 17 फरवरी तक 4 दिनों तक यहाँ 4 विश्व रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम भी यहाँ पहुंच चुकी है। मेला प्रशासन इन रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रशासन ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी यहाँ पहुंच चुकी है और इन रिकॉर्ड्स को बनाने की प्रक्रिया भी नजर आ रही है और उस पर नजर रखी जाएगी। इस बीच रामघाट पर सफाई का काम शुरू हो चुका है। एक साथ 300 सफाई कर्मी गंगा नदी के 3 घाटों पर सफाई अभियान चलाएंगे। रामघाट के साथ साथ भारद्वाज घाट, गंगेश्वर घाट पर एक साथ 300 सफाई कर्मी करेंगे सफाई। एक साथ 300 लोगों की मदद से किसी नदी की सफाई का ये रिकॉर्ड होगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज दर्ज होगा महाकुंभ में नदी की सफाई का रिकॉर्ड। व्यवस्था को बनाए रखने में हमारा सहयोग करे। तो आप देखिए किस तरह से 14 फरवरी से 17 फरवरी तक ये रिकॉर्ड जो है बनाया जाएगा। करीब 300 सफाई कर्मी गंगा घाटों की सफाई करेंगे। तो देखिए महाकुंभ में इस बार 4 नए विश्व रिकॉर्ड बनेंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया जाएगा। तो क्या क्या रिकॉर्ड्स बनने वाले हैं, चलिए आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए जरा, आज से रिकॉर्ड बनाए जाने के सिलसिले की शुरुआत हो गई है। आज 300 कर्मचारी नदी में उतरकर सफाई करेंगे। दूसरे दिन 15 फरवरी को 15,000 सफाई कर्मी यानी कल एक साथ संगम क्षेत्र में 10 किलोमीटर लंबाई में सफाई करेंगे। 16 फरवरी को 1000 ई-रिक्शा त्रिवेणी मार्ग पर चलाए जाएंगे। 17 फरवरी को 10,000 लोगों के हाथ के छापे यानी हैंड प्रिंट लेने का रिकॉर्ड भी आज बनाया जाएगा। महाकुंभ में स्नान करने के लिए लाखों की संख्या में लोग संगम और गंगा किनारे आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। ऐसे में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है साफ सफाई की, और उस साफ सफाई में भी गंगा की सफाई को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं वो हम आज आपको दिखाते हैं। गंगा किनारे जो लोग आते हैं, स्नान कर रहे हैं, संगम किनारे स्नान कर रहे हैं, उनके लिए कुछ वॉलंटियर्स लगाए गए हैं सरकार की तरफ से। गंगा सेवा दूत नाम दिया गया है। ये देखिए बाकायदा इनके टी शर्ट पे गंगा सेवा दूत, और ये लोगों को अवेयर करते हैं, अवेयर करके बताते हैं कि नदी के किनारे अनाउंसमेंट लगातार देखिए किस तरीके से कर रहे हैं, ये भी सुनाते हैं। बालूघाट स्नान कर चुके हैं, उनसे निवेदन है कृपया करके वो घाट को खाली कर दे। स्नान करने के पश्चात आप लोग अपना गीला कपड़ा गंगा जी में न धुले। समस्त श्रद्धालुओं से निवेदन है कि जो भी श्रद्धालुगण स्नान करके घाट पर एकत्रित है वो कृपया करके अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। कुछ श्रद्धालुओं को भी जागरूक किया जा रहा है कि लोग गंगा के किनारे किसी तरीके की गंदगी न फैलाएं, और इतना ही नहीं, ये पूरे मेला क्षेत्र में इसी तरीके से साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। आप लोग राउंड द क्लॉक हमेशा काम करते रहते हैं, कैसे क्या प्रोसेस है काम करने का? सर हम लोग
नमामि गंगे की तरफ से हम लोग नियुक्त किए गए हैं, लेकिन आप देख पा रहे हो कि मेन हमारा मकसद है कि स्वच्छता को लेके, और स्वच्छता ही नहीं, हम लोग स्वच्छता से लेके सुरक्षा तक का भी ध्यान देते हैं। जो भी दर्शनार्थी, जो भी तीर्थयात्री, कल्पवासी जो हमारे प्रयागराज में आ रहे हैं, महाकुंभ में आ रहे हैं, जाहिर सी बात है जब भीड़ आती है तो गंदगी होती है, लेकिन उसके लिए हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं। जितने भी सफाई कर्मचारी लगे हैं, गंगा घाट की आप देख पा रहे हैं कितनी क्लीन है हमारी गंगा घाट। लोगों को समझा पाती है आसानी से। लोग तो क्योंकि स्नान करने आते हैं तो जहाँ स्नान किया वहीं छोड़ने की आदत है, कपड़ा और तमाम फूल और पूजा पाठ भी करते हैं, तो कैसे बड़ी मुश्किल से समझा पाती होंगी आप लोग? थोड़ा सा टफ होता है समझाने में, लेकिन क्या होता है कि जब यदि प्यार से समझाइए तो सब मानते हैं। थोड़ी दिक्कतें होती है कि हम लोग उनको समझाते कि आप लोग नहाने आए हैं, इसको मैया समझ के आप नहाते हैं, तो यहाँ गंदगी को प्लीज यहाँ गंदगी को ना धुलें, ऐसे करके उनको समझाते हैं तो वो खुद मान जाते हैं कि हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है गलती होगी अब दोबारा से ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करके वो बोलते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु जहाँ से दूर से आते हैं वो लोग, वो साफ सफाई को देख करके उनको अच्छा लगता है कि यहाँ पे गंगा सेवा दूत लगे हुए हैं, वो साफ सफाई को पूरी तरह से बरकरार करवा रहे हैं। तो ये जो आपको, अब आप प्रयागराज आइए तो कम से कम इन गंगा सेवा दूत की बात को मानिए और देखिए कि गंगा सेवा दूत जो हम लोग साफ सफाई देखते हैं, अमूमन लोग देखिए अभी भी जब ये सफाई होगी तो लोगों को रोका जा रहा है, लोग बिंदी चढ़ा देते हैं। चूंकि गंगा मैया है तो गंगा मैया है तो उनके श्रृंगार का भी साधन चलाया जाएगा, अगरबत्ती जला दी जाती है, और तो जाहिर सी बात है कि गंदगी फैलती है और उसी गंदगी को आप जो नदी में गंदगी है उसी गंदगी को रोकने के लिए ये गंगा सेवा दूत लगातार काम कर रहे हैं, और उन्हीं का नतीजा है, इन्हीं को ये श्रेय जाता है कि करोड़ों श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया लेकिन गंदगी पर विजय प्राप्त करके। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार। तो संगम में आ रहे करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ ने कई नए धंधों को भी मौका दिया है। महाकुंभ में अपनी नाव से स्नान करने वाले मल्लाहों नाविकों के नाव पर प्रतिबंध लगा तो इन लोगों ने नया धंधा खोज लिया। रस्सी में बड़ी चुंबक बांधकर नदी से सिक्के निकाल रहे हैं। 1-1 रुपए इकट्ठा करके लोग दिन भर में 1000 रुपए से ऊपर कमा लेते हैं। एक महीने में 30 से 40 हजार रुपए ये लोग कमा रहे हैं। आपदा में अवसर, मौके पर चौका, हमने आपने पढ़ा और सुना भी होगा, लेकिन प्रयागराज में हुए इस महाकुंभ में तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन इस लोगों के मेले के रेले में एक नए तरीके के रोजगार भी डेवलप हुए हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए नया रोजगार, और रोजगार कैसा वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आपको देखिए, ये रस्सी से कोई चीज खींचते नजर आ रहे होंगे, और ये खींचा और ये निकाला, ये इनके चुंबक लगी हुई है और चुंबक से ये पैसा निकालना है। पैसा निकालते तमाम जो चीजें जो मेटल्स की होती हैं वो इसी तरीके से निकल आती हैं। जरा आगे आना तुम। क्या नाम है भाई आपका? श्यामू। तो क्या जो है चुंबक से पैसा निकालना है? जी हाँ। तो कितना निकाल लाता है एक बार में? ये एक बार में जितना चपक जाएगा सामने आ जाएगा उतने ही निकलेगा। दिन भर में 1000 रुपए तक आ जाता है। दिन भर में कितना कमाते हो? 1000 रुपए। 1000? उससे ज्यादा भी हो जाता है। मतलब दिन भर में 1000 से ऊपर यानी कि 30,000 रुपए महीना एक छोटे मोटे क्लर्क के बराबर श्यामू कमा रहे हैं, है नहीं? तो ऐसे तो सभी लोग, बहुत लोग कर रहे होंगे। बहुत लोग कर, जितने केवल निषाद राज है सभी लोग करते हैं। अच्छा, ये तो बढ़िया धंधा हो गया। वैसे नाव चला करके कितना कमा रहे थे? नाव तो अभी गवर्नमेंट बंद किए हैं, नाव अभी नहीं चलता है, मेले बाद नाव चलाते हैं। हाँ। अभी तो इसी मैग्नेट से पैसा निकालते हैं, गोताखोर भी डुबकी मार के भी निकालते हैं पैसा। हाँ। और जो डूबते हैं उसको भी बचाते हैं। डेली कमाते हैं, नाव से कमाते हैं तो नाव से और ज्यादा हो जाता है। 4-5 हजार के लगभग। नाव जो बंद हो गई तो कम से कम इससे फायदा है। हाँ, नाव बंद हो गई तो अपना मैग्नेट से निकाल रहे हैं, इसी से घर का खर्चा चला रहे हैं। तो ये देखिए, ये देसी जुगाड़ सुना है ना आप लोगों ने, वही देसी जुगाड़ है कि मैग्नेट लगा ली, मैग्नेट को रस्सी में बांध लिया और फेंक दिया, तो जो लोग श्रद्धा में सिक्का चढ़ाते हैं वो सिक्का गंगा मैया नहीं है, श्यामू जैसे लोग निकाल लेते हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार।
किसी और ने तो बोला नहीं, एक दूसरे को बोलते हैं हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे, और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत वैलेंटाइंस डे की बधाई। और आज वैलेंटाइंस डे है और दुनिया आज प्यार का उत्सव मना रही है। प्यार के रंगों की कुछ ऐसी तस्वीरें पेरिस और सिडनी से भी आई हैं, जहां हर कोई आज इन रंगों में रंगा नजर आया। पेरिस में जहां कपल्स प्यार की इमारत आईफल टावर पर मोहब्बत के दिन मनाने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं सिडनी में भी फूल कारोबारी चुनिंदा फूलों के तरह तरह के बुकेज जो है वो प्यार वालों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने बनाए हैं, ताकि वो आए, फूल खरीदे और अपने प्यार के नाम वो फूल का बुके कर दे। देखिए खास रिपोर्ट। आ गया प्यार के उत्सव का दिन और प्यार की मीनार कहे जाने वाले पेरिस के आईफल टावर पर वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने दुनिया भर से कपल यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो वहीं सिडनी का फ्लावर मार्केट रंग बिरंगे फूलों से पटा पड़ा है। हर कोई यहाँ से अपनी चॉइस का इश्क वाला फूल ले जा रहा है और अपने प्यार के दिन को सेलिब्रेट कर रहा है। एफिल टावर के सामने नाचता झूमता ये पुर्तगीज कपल अपनी शादी की 15वीं सालगिरह मनाने यहाँ पहुँचा है। इसी तरह कई और जोड़े हैं जो दूर दूर से अपने प्यार का उत्सव मनाने और अपने रिश्ते को मजबूती देने यहाँ आए हैं। लव कपल्स के इस पारंपरिक खास दिन के लिए एफिल टावर के स्टूडियो के फर्स्ट फ्लोर पर लव बबल नाम से एक फूलों से लदा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जहां ये कपल और विजिटर्स आकर अपनी फोटोज क्लिक कर रहे हैं ताकि उनकी मोहब्बत सलामत रहे। वहीं आज के खास दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में सबसे बड़े फूलों के बाजार में एक कारोबारी ने अपनी दुकान को ताज़ा फूलों और लाल गुलाबों से आकर्षण का केंद्र बना दिया। वैलेंटाइन डे पर उन्होंने लाल गुलाबों की करीब 65,000 कलम तैयार की हैं, ताकि लोग इन्हें खरीदें और प्यार के नाम कर दें। वैलेंटाइन डे पर बढ़ती फूलों की कीमतों से कारोबारी खुश हैं और वो दलील देते हैं कि अपने करीबी को खुश करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कीमत चुकानी भी पड़ जाए तो क्या गलत है। तो वैलेंटाइन डे पर दुनिया प्यार के रंग में डूब चुकी है और इश्क का ये रंग ऐसा है जो एक बार चढ़ जाए तो छुटाई नहीं छूटता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लेकिन जैसलमेर के मरु महोत्सव का तीसरा दिन रेगिस्तान के जहाज ऊंट के नाम रहा। ऊंटों ने कई स्पर्धाओं में दर्शकों का मन जीत लिया। महोत्सव में वायु सैनिकों ने भी शौर्य का प्रदर्शन किया, तो वहीं लोक कलाकारों की मनोहारी प्रस्तुतियों ने सभी को अभिभूत कर दिया। जैसलमेर के इस मैदान में डेजर्ट फेस्टिवल के रंग देखने को मिल रहे हैं। सूफियाना आगाज के साथ ही मरु महोत्सव यहाँ लगातार छटा बिखेर रहा है। राजस्थान की शान मरु महोत्सव का तीसरा दिन रेगिस्तानी जहाजों और उनके साहसिक करतबों के नाम रहा। जहां शान मरुधरा स्पर्धा में ऊंटों की मतवाली चाल ने सबको रोमांचित कर दिया। ऊंटों के अद्भुत करतब को देखने बड़ी संख्या में यहां लोग पहुंचे। वो एक दूसरे को करते हुए की अगवानी में सिंगल ऊंट की क्रॉसिंग। सीमा सुरक्षा बल का कैमल टैटू शो तो मशहूर मरु महोत्सव का मुख्य आकर्षण रहा। कैमल टैटू शो के हैरत अंगेज प्रदर्शन के साथ ऊंटों पर जवानों ने पीटी का प्रदर्शन किया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सीमा सुरक्षा बल के कैमल माउंटेन बैंड ने राजस्थानी गीतों की मधुर स्वर लहरियां बिखेरी। मुख्यमंत्री की तरफ आते हुए अभी आप सुन रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कैमल माउंटेन बैंड के द्वारा स्वर लहरियां। गड़ीसर झील पर राजस्थानी लोक संगीत की सुर लहरियों के बीच एयरफोर्स के जाबाजों ने साहसिक और शारीरिक संतुलन को बनाए रखते हुए एयर वॉरियर ड्रिल की रोमांचक प्रस्तुति दी, जिसे देखकर सभी दर्शक हैरान हो गए।
LAC अमन आगे बढ़कर उच्च स्तरीय एकल कवायद का प्रदर्शन करेंगे, जो कि निरंतर अभ्यास, मानसिक और शारीरिक तालमेल और अदम्य एहसास का संयोजन है। वहीं आकाशवीरों ने 5.5 किलो वजन की राइफल को खिलौने की तरह चलाकर सभी को रोमांचित कर दिया। वायु सैनिकों के पराक्रम और शौर्य को देख दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए। वाकई इन जाबाजों का साहसिक प्रदर्शन देखने वाला था। मरु महोत्सव में पहली बार शामिल हुई कुश्ती ने सैलानियों को खूब लुभाया। खासकर इस कुश्ती दंगल में विदेशी सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया। वहीं जिम्नास्टिक खिलाड़ियों ने शारीरिक संतुलन का शानदार प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया। तो यहाँ बच्चों ने मलखम्ब की भी शानदार प्रस्तुति दी। पर्यटन का महाकुंभ कहे जाने वाले इस मरु महोत्सव के चलते स्वर्ण नगरी जैसलमेर की रौनक देखने लायक है। साल 1980 के बाद क्लासिक टूरिज्म लवर्स, खासतौर से विदेशी सैलानियों के पांव जैसलमेर में पड़ने शुरू हो चुके थे। पर्यटकों के आने से इस मरुस्थलीय जिले की तस्वीर संवरने लगी। सरकार ने जल्द ही जैसलमेर की पर्यटन संभावनाओं को भांप लिया और 1989 में यहाँ पहला डेजर्ट फेस्टिवल आयोजित किया गया। आज दुनिया भर के देसी विदेशी सैलानियों के बीच मरु महोत्सव एक कार्निवल के रूप में जैसलमेर की पहचान बन चुका है। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।